अच्छा, आपको ये बताइए कहाँ तक किया था हमने चैप्टर 3 में। ये सारे तो हो गया था में क्वाड वैलिडेटर इंजन भी हो गया था, बल्कि सिंबॉलिक में आ गए थे हमारी इक्वल साइन डायरेक्टिव हो गई थी। और इक्यू डायरेक्टिव भी हो गया था ना, पाई की एग्जांपल हमने की थी। यस सर, ये हो गया है। टेक्स्ट इक्यू नहीं हुआ, सही, यहाँ तक किया था हमने। सही। अच्छा, अब ये इस स्लाइड से स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक और डायरेक्टिव है, टेक्स्ट इक्यू डायरेक्टिव। तो ये भी एक तरह से सिंबल इसके जरिए से हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले सिंबल्स क्रिएट किए थे इक्वल टू डायरेक्टिव से और इक्यू डायरेक्टिव से। तो ये टेक्स्ट इक्यू डायरेक्टिव है, ये भी इसके जरिए से भी सिंबल की क्रिएशन हो सकती है। और इसमें एक एडिशनल चीज है, वो है मैक्रो, टेक्स्ट मैक्रो। स्पेशल चीज इस पर टेक्स्ट मैक्रो है। और टेक्स्ट मैक्रो एक्चुअली क्या होता है, मैक्रो का कॉन्सेप्ट है आपको? मैक्रो क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? किसी को है मैक्रो मैक्रो का आइडिया है? वो सर नाम सुना है बस। अच्छा, तो मैक्रो ये होता है कि आपने जैसे एमएस वर्ड में ना, एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को आप बोल्ड करो, इटैलिक करो, फिर अंडरलाइन करो, फिर उसमें उसका कलर चेंज कर दो, फॉन्ट चेंज कर दो। अब जो आपने सारे बहुत सारे काम कर लो, अब आप चाह रहे हो कि वो काम जो आपने एक टेक्स्ट पे किया वही काम सारा दूसरे टेक्स्ट पे हो जाए तो फिर आपको सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी, बोल्ड करना पड़ेगा, इटैलिक। वैसे तो इसमें फॉर्मेट पेंटर का भी ऑप्शन है, लेकिन बहरहाल एक इसमें फिर ये होता है कि आप जो जो चीज आप कर रहे हो ना किसी टेक्स्ट पे, वो जब कर चुके हो तो उसको सिलेक्ट करके उसका एक मैक्रो बना लो। मैक्रो कैसे बनता है, कोई आपसे वो पूछेगा कोई शॉर्टकट की रख दो, तो आपने कोई शॉर्टकट की कंट्रोल डी एफ कर दिया आपने, तो वो शॉर्टकट की बन जाएगी। फॉर एग्जांपल कुछ भी रख दो आप। तो जैसे ही आप कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल डी एफ करोगे तो सारी चीजें वो अप्लाई हो जाएंगी। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आपने किया होगा सारे ऑपरेशंस जो हैं वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो मैक्रो एक्चुअली क्या होता है कि एक सेट ऑफ कमांड्स जो है ना उनका आप एक बना लेते हो रेडीमेड, और वो फिर आप बार बार यूज करते हो, उसको मैक्रो कहते हैं। तो सी शार्प में भी होता है इसका कॉन्सेप्ट, सी प्लस प्लस में भी है। तो मैक्रो बनाने का फायदा ये होता है कि जो है वो फिर आपका कोडिंग का टाइम बच जाता है, आप काफी सारे काम रेडीमेड करके रख दो मैक्रो के अंदर, और वो जस्ट मैक्रो कॉल कर लो, तो वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं। इसके लोगों ने वायरस भी बनाए वर्ड में, एमएस वर्ड में वायरस भी बने, क्योंकि वो मैक्रो के अंदर चूंकि कमांड सेव हो जाती है, तो वायरस से इसकी कमांड भी जो है ना उसके अंदर किसी ने डाल के मैक्रो बना के वो जो है ना लोगों ने फैलाई, और फिर वायरस भी आए इसके जरिए। लेकिन ये फिर अब तो नहीं आते, शुरू में आए थे। अब तो ये मैक्रो के वायरसेस नहीं आ रहे, क्योंकि इसको काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अब वो मैक्रो वाले वायरस नहीं आ रहे, लेकिन पहले आते थे। So there are three different formats. The first assign text, the second assign the contents of an existing text macro, and the third is a constant। यानी कि टेक्स्ट इक्यू के तीन वेरिएंट्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो एक टेक्स्ट इक्यू के जरिए से आप जो है ना कोई भी टेक्स्ट, जैसे आपने पहले देखा था पाए वगैरह, बिल्कुल वही काम यहाँ पे भी कर सकते हो। लेस देन ग्रेटर देन की साइन के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख दो, तो वो फिर लेबल बन जाएगा, और उस लेबल के अंदर कोई भी चीज जो सेव होगी वो एज अ टेक्स्ट सेव होगी, जैसे हमने पहले देखा था। तो यहाँ पर भी ये काम हो सकता है। फिर टेक्स्ट इक्यू जो है ये दोबारा दोबारा यूज कर सकते हो इसके लिए टेक्स्ट मैक्रो के लिए। तो आप टेक्स्ट मैक्रो बना सकते हो। अब ये देखते हैं हम टेक्स्ट मैक्रो कैसे बनता है।
रेडीमेड कमांड्स बना के रख देंगे, उसको यूज करेंगे। और फिर तीसरा इसका जो वेरिएंट है टेक्स्ट EQ का, वो है कांस्टेंट एक्सप्रेशन, यानी कि ये भी बहुत पावरफुल चीज है। परसेंटेज का साइन लगा के कोई भी आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो उसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। यानी कि मैथमेटिकल, अभी तक आपने असेंबली में ऐसे तो नहीं किया होगा कि 2 + 5 - 9, ये आपने लिखा है अभी तक? ऐसे तो नहीं लिखा होगा। आप तो ऐसे करते हो ना, ऐड कर दो, ADD ऐड, ठीक है। अभी तक आप ऐसे लिखते हो ना, ऐड कर दो फिर वो कर दे, तो ये जो है ना, इस तरह से एक्सप्रेशन लिखना जो है वो आपको, इस तरह से आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो। और उसके लिए आपको टेक्स्ट एक्सप्रेशन परसेंटेज का साइन लगा के पूरी, जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तीनों की एग्जांपल जो है वो इस स्लाइड में है। इस स्लाइड को देखिए। टेक्स्ट EQ डायरेक्टिव है, डिफाइन अ सिंबल एज इधर एन इंटीजर और टेक्स्ट एक्सप्रेशन कॉल्ड अ टेक्स्ट मैक्रो कैन बी रिडिफाइंड। जी, यहाँ पर लिखा है कोई कंटिन्यू मैसेज। ये आपका कंटिन्यू मैसेज क्या है, वेरिएबल है या लेबल है? कंटिन्यू मैसेज के नाम से ये वेरिएबल है या लेबल है? ये कौन बताएगा? यानी कि वेरिएबल है या ये सिंबल है? लेबल के बजाय में सिंबल कहना चाहिए। ये वेरिएबल है या सिंबल है? कंटिन्यू मैसेज सिंबल है। हाँ, सही बताया लीना ने, ये सिंबल है। सिंबल इसलिए है क्योंकि आगे टेक्स्ट क्यों लिखा है, ठीक है, वरना बाइट लिखा होता, वर्ड लिखा होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो टेक्स्ट EQ डायरेक्टिव लिखी हुई है, इसका मतलब है ये सिंबल है। जैसे पहले था EQ लिखा होता था, डबल इक्वल टू का साइन, तो ये सिंबल है। कंटिन्यू मैसेज एक सिंबल है। और उसके अंदर क्या सेव कराया है? ये टेक्स्ट सेव कराया है। टेक्स्ट क्यों सेव कराया है? क्योंकि आप देखो लेस देन ग्रेटर देन की साइन के अंदर जो है जो चीज लिखी जाएगी वो उसके अंदर एज अ टेक्स्ट सेव होगी। और यहाँ आपने लिखा डू यू विश टू कंटिन्यू, यस या नो, ठीक है। ये सेंटेंस जो है वो एक्चुअली कंटिन्यू मैसेज में चला जाएगा। फिर उसके बाद आपने लिखा रो साइज इज इक्वल टू 5। अब रो साइज क्या है, वेरिएबल है या सिंबल है? सिंपल है सर ये। ये भी सिंबल है क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ये इक्वल टू का साइन लगा है तो उसका मतलब है ये वेरिएबल नहीं है, सिंबल है, ठीक है। वरना यहाँ बाइट लिखा होता है या कुछ। और डॉट डेटा में होता है, ये भी जरूरी है, डॉट डेटा में होता है, डॉट डेटा में नहीं है दोनों। ये डॉट डेटा में भी लिख सकते हो, डॉट डेटा के बाहर भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि सिंबल है। लेकिन वेरिएबल को तो लाजमी डॉट डेटा में, इसलिए आप देखो डॉट डेटा में नीचे वेरिएबल जो दिए हुए हैं, वो नीचे वेरिएबल दिए हुए हैं और डॉट डेटा में लिखे गए, ठीक है। तो रो साइज इज इक्वल टू 5। तो रो साइज एक सिंबल है जो 5 के साथ मैप हुआ है। तो अब आप नीचे डॉट डेटा में हम आ गए। अब यहाँ पर वेरिएबल बनाया है prompt1 के नाम से। prompt1 एक वेरिएबल है क्योंकि ये बाइट इसके आगे लिखा हुआ है और डॉट डेटा के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। तो prompt1 एक वेरिएबल है बाइट टाइप का, और इसके अंदर हम क्या स्टोर करवा रहे हैं? कंटिन्यू मैसेज। कंटिन्यू मैसेज क्या है, सिंबल है। तो कंटिन्यू मैसेज एक्चुअली सेव कहाँ हो रहा है, वो कंटिन्यू मतलब असाइन कहाँ हो रहा है, कंटिन्यू मैसेज prompt1 को असाइन हो रहा है। तो prompt1 में एक्चुअली आ जाएगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है, ये prompt1 में आ जाएगा। फिर नीचे लिखा है काउंट। काउंट के नाम से बनाया है आपने। अब बताओ ये आपके क्या ये वेरिएबल है या सिंबल है, काउंट? सिंपल। सही, ये सिंबल है क्योंकि
सिंबल है, सही बताया है, क्योंकि जो है ना वो इसके आगे टेक्स्ट क्यों लिखा हुआ। अब देखो ये डॉट डेटा में भी लिखा हो तो आप सिंबल को कहीं भी लिख सकते हो, चाहे डॉट डेटा में लिखो चाहे डॉट डेटा के बाहर लिखो, सिंबल को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी सिंबल जो है आप बना सकते हो। तो यहाँ पर आपने काउंटर के नाम से एक सिंबल बनाया और टेक्स्ट क्यू लिखा हुआ है इसकी डायरेक्टिव इसके आगे। फिर आपने इसको एक्सप्रेशन दिया है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इवेलुएट्स द एक्सप्रेशन। ये तो पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो आपने इसका तरीका क्या है, परसेंटेज का साइन लगाओगे आप शुरू में और ब्रैकेट में लिखोगे आप रो साइज मल्टीप्लाई बाय 2, ये एक एक्सप्रेशन लिख दिया, ये रो साइज मल्टीप्लाई बाय 2। तो रो साइज क्या है, रो साइज ये रहा 5, रो साइज का मतलब 5 है, ठीक है। और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आंसर आएगा, 10। अब वो 10 एक्चुअली कहाँ सेव हो रहा है, काउंट में सेव नहीं हो रहा, मगर मैप हो रहा है, क्योंकि टेक्स्ट की डायरेक्टिव है। मैंने आपको बताया था कि जो सिंबल होते हैं वो सेव नहीं कर सकते, उनमें सेव करने की कैपेसिटी नहीं होती, वो तो मैप किए जाते हैं। सेव जो कर सकता है वो वेरिएबल कर सकता है, ठीक है, उसमें बताते हो आपके कितने बाइट टाइप है या वर्ड टाइप है। लेकिन काउंट जो है वो चूंकि एक सिंबल है, तो ये सेव नहीं करेगा, बल्कि ये मैप हो जाएगा 10 के साथ। रो साइज मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, तो काउंट की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 10। हाँ, सारे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी डालोगे आप, जैसे हम नॉर्मल करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो आप जो भी डालना चाहो डाल सकते हो। परसेंटेज का साइन जरूर लगाना शुरू में, अच्छा है ब्रैकेट भी लगा देना, और फिर आप जो बीच में लिख दोगे वो सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो असेंबली में, और ये आपको लैब में भी कराया जाएगा, मैं अफान से कह दूंगा मिड टर्म से पहले ये सारी चीजें आपको करा दें। अच्छा, फिर इसके बाद जो है, वैसे आप खुद भी कर सकते हो, ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। टेक्स्ट इक्यू का जो है आप स्लाइड से देख के, और इनवाइन के जो चैप्टर में एग्जांपल्स है वहाँ पे पूरा कोड दिया हुआ है, चला के देख सकते हो। ये सारा कोड चल भी जाएगा, एग्जांपल्स में भी पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था ये वाली बात। अच्छा, ये काउंट जो है वो मैप हुआ हुआ है 10 के साथ। फिर नीचे आपने लिखा है सेटअप एल। सेटअप एल भी एक सिंबल है, क्योंकि ज़ाहिर है टेक्स्ट इक्यू इसके आगे लिखा है डायरेक्टिव, ये भी एक सिंबल है। अब ये जो है ना, एक्चुअली ये मैक्रो है, ये आपने जो सिंबल बनाया है ये एज अ मैक्रो काम करेगा, क्योंकि आगे आपने जो है करा किया है कि आपने देखो इसको, वैसे तो आपने इसको ग्रेटर देन और लेस देन की साइन में लिखा है, यानी कि वो एज अ टेक्स्ट लेगा, लेकिन टेक्स्ट में आपने रखा क्या है, मूव एल कॉमा काउंट। ये आपने असेंबली की इंस्ट्रक्शन रख दी है, असेंबली की इंस्ट्रक्शन रख दी है। एल के अंदर काउंट चलेगा, काउंट अभी अभी हमने काउंट को अभी अभी जो हमने जो है ना 10 के साथ जो है मैप किया था, तो काउंट का जो वैल्यू 10 है वो अब मूव कर जाएगी ए एल में। एल आपका रजिस्टर है, एल किस रजिस्टर का पार्ट है, ये बताएं, एल कौन से रजिस्टर का पार्ट है। ई एक्स का, सही बताया लीना ने, शागिल ने भी बताया, सही बताया, उन्होंने एक्स लिखा है, सही बताया, दोनों का ठीक है, क्योंकि ई एक्स का पार्ट ए एक्स है और एक्स का पार्ट एल है। तो मतलब मैं ये चाह रहा था ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये आपको चीज अजीब सी नहीं लगे, एल आगे एल इस तरह से आएगी चीजें आगे भी कोड में। तो लेकिन ये एक बाइट का है, जाहिर है, ठीक है। तो अभी काउंट के अंदर जो है वो एल यानी कि 10 मूव कर गया एल के अंदर, और नीचे जाके आपने डॉट कोड में हम गए, और डॉट कोड में हमने सिर्फ एक वर्ड लिखा, सेटअप एल। सेटअप एल एक्चुअली वही मैक्रो है, जो ऊपर ऊपर जो आपने जो सिंबल बनाया था ये वही सिंबल है, जिसके अंदर हकीकत में जो इंस्ट्रक्शन है वो चलेगी, यानी कि काउंट की वैल्यू 10 थी वो एल में मूव हो जाएगी जब आप सेटअप एल लिखोगे, सिर्फ एक वर्ड लिखोगे, और इसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो मूव हो जाएंगी। तो ये करेगा क्या कि 10 की वैल्यू को मूव करा देगा एल। तो आप कॉल डम रजिस्टर करके भी चेक कर सकते हो, आपको ई एक्स के अंदर 10 नजर आएगा। क्लियर है ये? इस तरह से आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, सेटअप एल करके, जरूरी नहीं है कि आप एक इंस्ट्रक्शन लिखो, आप यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन, इस तरह से आप कर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो।
और करके देखना कितनी सेशन ले रहा है एक साथ, और जो है वो इस तरह मल्टीपल मैक्रोज भी बना सकते हो। तो इसका फायदा ये होगा मैक्रो का कि आपने कोड में जाके सिर्फ वो मैक्रो कॉल कराना होगा। हकीकत में सिंबल ही यही है, लेकिन हम इसको इसलिए मैक्रो कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक इसमें इंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए हम इसको मैक्रो कह रहे हैं। अच्छा, शामिल कह रहे हैं आपके पास एग्जांपल। एग्जांपल तो आपके पास ये आपने जब इंस्टॉल किए ना इरवाइन की लाइब्रेरी, तो पूरे चैप्टर में जितना भी कोड है ना, जो हम स्लाइड्स में भी पढ़ रहे हैं, और पूरे चैप्टर में जितने भी कोड्स हैं वो सारे जो है ना एग्जांपल्स के लाइब्रेरी फोल्डर में मौजूद है। जहाँ पे इरवाइन इंस्टॉल्ड है वहां पर जाओ, उसके अंदर एग्जांपल्स का एक फोल्डर होगा, उसमें आप जाओगे तो उसके अंदर आपको नजर आएगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से। चैप्टर 1 2 की एग्जांपल्स उसमें मिलेंगी, चैप्टर 3 की एग्जांपल्स उसमें मिलेंगी, पूरे बुक की। तो आप कॉपी पेस्ट करके भी चला सकते हो उसको। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, लोगों ने कहा भी था कि वो हमको नजर आ गया एग्जांपल्स का फोल्डर। आप भी देखोगे आपको मिल जाएगा रिवाइन के उसी में, जहां पर आपने रिवाइन इंस्टॉल किया है ना, ये रिवाइन की लाइब्रेरी, उसी फोल्डर उसके अंदर आप जाएंगे, उसके फोल्डर फोल्डर नजर आएगा आपको एग्जांपल्स का। मिल गया इनको शामिल को, ठीक है। उसमें आप देखो नजर आ रहा होगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर, उसके अंदर हम सब में एग्जांपल्स है, जो कोड हुई हुई है ना, जो बुक की है। उसको आप बस कॉपी पेस्ट करके चलाओ, तो आपको कम से कम आइडिया, जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये स्लाइड्स के भी काफी सारे कोड मौजूद हैं, तो आप वहाँ बस चलाओगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वाकई में वैसा हो रहा है। तो यहाँ ये हमारा जो है ना चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। टेक्स्ट इक्यू के 3 वेरिएंट्स हमको, मतलब ये सबसे पावरफुल समझो यही है, जो है टेक्स्ट इक्यू। टेक्स्ट इक्यू के अंदर आप वो पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, और आप टेक्स्ट मैक्रो भी बना सकते हो। वैसे तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप वहां भी लिख सकते हो, इक्वल टू में भी लिख सकते हो यहाँ पर। ये देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो है ये सारा, तो हमने इक्वल टू में लिखा। इक्वल टू के आगे भी आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हो पूरा, ठीक है। और टेक्स्ट इक्यू में भी दे सकते हो। टेक्स्ट इक्यू में कैसे दोगे, परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा, फिर दोगे। मेरे ख्याल में इक्यू में भी होगा, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्यू में भी चल जाएगा। इक्यू में भी आप कोई नंबर दो, इसको हटा के कोई नंबर दो, ये टेक्स्ट में गया नंबर इस वक्त, लेकिन अगर आप ग्रेटर देन लेस देन हटा दोगे तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ भी दे सकते। तो आप तीनों ट्राई करके देखना, कोड चला के। और ये स्लाइड्स में जो लोग कोड चला के देख लेते हैं ना स्लाइड्स का, तो उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। और जो बस सिर्फ सुन लेते हैं और फिर वो उसको ट्राई नहीं करते। और मैं आपको इसलिए भी कहूंगा कि अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर इम्प्लीमेंट करो ना, तो और भी अच्छा हो जाएगा। आप ये चीजें यूज करो प्रोजेक्ट में, EQ, टेक्स्ट EQ करना चाहो, मैक्रो बनाओ, ठीक है, इस तरह की चीजें करो आप प्रोजेक्ट में भी। तो ये सारी चीजों को कोशिश करें, जो हम पढ़ रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट के अंदर आप इसको अप्लाई करें। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, सब क्लियर हो गया, टेक्स्ट EQ क्लियर हो गया पूरा। सही। अच्छा, ये यहाँ हमारी स्लाइड्स जो है कंप्लीट हो गई। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगली क्लास में ना क्विज होगा, ठीक है। आज भी क्विज है, अगली क्लास में भी क्विज होगा, और अगली क्लास में लेक्चर 3 से होगा, जो आपका चैप्टर 3 है। तो जो चैप्टर 3 है उससे क्विज होगा नेक्स्ट क्लास में, यानी कि यहाँ तक ये पूरी स्लाइड जितनी भी है उसको आप अच्छी तरह देख लेना।
ठीक है। और इस स्लाइड्स में से जो है ना इंशाल्लाह क्विज इसका आपका मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो पूरी स्लाइड्स देख लेना, इसमें से एक क्विज हो जाएगा जो अगली क्लास में हम कंडक्ट करेंगे। चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। डेटा ट्रांसफर, एड्रेसिंग एंड अरिथमेटिक। अब इसमें ज्यादातर जो है ना वो हम बहुत सारे काम ऐसे करेंगे जो अरिथमेटिक से रिलेटेड है, एड्रेसिंग से रिलेटेड है, डेटा ट्रांसफर से रिलेटेड है, और बहुत सारे इसके बिल्ट इन टूल्स जो है असेंबली के वो भी देखेंगे, और इरवाइन की जो रेडीमेड टूल्स हैं इन चीज़ों को करने के लिए वो भी हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे। चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑपरेंड्स की टाइप्स लिखी हैं। ऑपरेंड्स की जो है ना वो तीन तरह के ऑपरेंड्स होते हैं। एक इमीडिएट होते हैं, एक रजिस्टर होते हैं, और एक मेमोरी होते हैं। इमीडिएट का मतलब क्या है? कोई भी कांस्टेंट इंटीजर, कोई नंबर ऑपरेंड हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लिखते थे, आप लिखते हो ना मूव मूव किया आपने एल, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने एग्जांपल देखी थी, मूव एल कोमा 5। ठीक है, तो 5 आप, अब 5 क्या है? एक ऑपरेंड है। एल क्या है? एक ऑपरेंड है। दोनों एल रजिस्टर है, 5 क्या है? 5 इमीडिएट है, यानी कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीजर है 5। ठीक है, तो ये 8 बिट का भी हो सकता है, 16 बिट का भी, 32 बिट्स का भी। तो बहरहाल ये इमीडिएट का मतलब आपका एक कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट इंटीजर, इसको हम इमीडिएट, यहाँ पर इसके लिए लफ्ज यूज हुआ है इमीडिएट। अच्छा, फिर तीसरी क्या चीज है? रजिस्टर। रजिस्टर भी आपका ऑपरेंड हो सकता है। जैसे ये रजिस्टर एल, या 8 बिट का है, 1 बाइट का। ए एक्स लिखता तो 2 बाइट हो जाता, ई एक्स लिखता तो 4 बाइट हो जाता। तो ये रजिस्टर्स है सारे। ठीक है, और रजिस्टर का भी आप जाहिर है उसको नेम से ही कॉल करोगे। तीसरा जो आपका ऑपरेंड है वो मेमोरी का मतलब यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि कोई भी वेरिएबल बना दिया, एक आपने वेरिएबल बनाया ए के नाम से, उसमें आपने 5 मूव करा दिया। ठीक है, मूव ए कॉमा 5, आपने लिखा मूव ए कॉमा 5। तो ए क्या है इस वक्त? वेरिएबल। ए इस वक्त एक वेरिएबल है, और इसमें आप 5 मूव करा रहे हो, तो इसको यहाँ पर मेमोरी लिखा है। ठीक है, वेरिएबल को यहाँ पर मेमोरी लिखा है। तो तीनों तरह के वेरिएबल्स ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेंड भी 3 तरह की टाइप्स हैं, इमीडिएट है, या रजिस्टर है, या वेरिएबल है। चलिए, इस स्लाइड में क्या है कि सारी जो नोटेशंस है, ऑपरेंड की नोटेशंस है, ठीक है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। अब अगर R8 लिखा हो, R8 का मतलब है रजिस्टर 8 बिट का। ठीक है, 8 बिट जनरल पर्पज रजिस्टर, ये 8 बिट की रजिस्टर है। एच, एल, एच इसका पार्ट है। एच कौन से रजिस्टर का पार्ट है? ई एक्स का सही बताया लीना ने, शामिल ने भी सही बताया। ये एच ई एक्स का पार्ट है, और या ए एक्स का पार्ट भी कह लो। ये एच उसका पार्ट है। ठीक है, ये हायर बिट्स हैं, ये लोअर बिट्स हैं, ये लोअर बिट्स हैं, एच हायर बिट्स है। इस तरह से ये बी एच, बी एल, ये कौन से रजिस्टर का पार्ट है? बी एल और बी एच। ये ई बी एक्स या बी एक्स का, सही बताया, इनका पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ये
CH ये ECX का रजिस्टर का पार्ट है तो पार्ट CX का पार्ट है, लेकिन CX जो चूंकि खुद ECX का पार्ट है तो हमने ECX का कह सकते हैं, वरना CX के कंपनी लोअर 8 बिट CL कहलाती है, हायर 8 बिट CH कहलाती है। इसका EDX का लोअर 8 बिट EDX के अंदर जो DX रजिस्टर है उस DX का लोअर 8 बिट DL कहलाता है, हायर 8 बिट DH कहलाता है। बहरहाल ये रजिस्टर की बात हो रही है, रजिस्टर 8 बिट का हम ऐसे लिख सकते हैं R8 कहीं जनरली अगर कहीं इसका सेंटेक्स लिखना हो तो इसको आप ऐसे ही लिखोगे R8। एक मिनट ये है। इस तरह ये आप देखें रजिस्टर 16 बिट का, 16 बिट का रजिस्टर वो ये AX EX CX DS SI DA सारे हमने देखे थे। इसका मतलब ये है इसका रजिस्टर 32 बिट का आर आ जाएगा। आर का मतलब रजिस्टर, 32 का मतलब 32 बिट का। सेंटेक्स में लिखना होगा तो ऐसे ही सेंटेक्स में लिख सकते हैं। तो R32 का मतलब है 32 बिट रजिस्टर, ठीक है, यानी कि EX EBS ECA सारे 32 बिट के हैं। अगर सिर्फ रजिस्टर लिखा हो REG तो ये कोई सा भी रजिस्टर हो सकता है, एनी जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। ये 8 का भी हो सकता है, 16 का भी हो सकता है, 32 का भी हो सकता है। अगर सिर्फ आपने REG लिखा है, सेंटेक्स दिखा रहा है यहाँ पर, ये सेंटेक्स है, इसको इस तरह से कहीं भी सेंटेक्स की शक्ल में दिखा लो, आगे आएगा, आप देखना सेंटेक्स की शक्ल में आएंगी चीजें। तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से साइंड। ये एस रजिस्टर जो है ये सेगमेंट रजिस्टर है, 16 बिट के सेगमेंट रजिस्टर है। ये CS DS SS ES ये सेगमेंट रजिस्टर है 16 बिट के। और फिर इमीडिएट वैल्यू, ये इमीडिएट है, IMM का मतलब इमीडिएट है। अभी जो भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था यहाँ को, इमीडिएट कोई नंबर, ठीक है, इमीडिएट कोई नंबर होगा तो ये कोई भी कांस्टेंट नंबर इसको हम इमीडिएट कह रहे हैं। और इमीडिएट 8 बिट का, इमीडिएट 16 बिट का, इमीडिएट 32 बिट का, यानी कि ये सारे नंबर है 8 बिट का, 16 बिट का, 32 बिट का। सेंटेक्स ऐसे लिखते हैं। और यहाँ जो लिखा है R/M, तो R/M का मतलब है रजिस्टर या वेरिएबल। M का मतलब यहाँ पर जो है वो वेरिएबल है, तो रजिस्टर या वेरिएबल 8 बिट का, ठीक है। रजिस्टर R मतलब मेमोरी, ठीक है। रजिस्टर या वेरिएबल 8 बिट का, रजिस्टर या वेरिएबल 16 बिट का, और रजिस्टर या वेरिएबल 32 बिट का। और अगर सिर्फ मैम लिखेंगे तो यानी कि ये मेमोरी है, यानी कि वेरिएबल चाहे वो 8 बिट का हो, चाहे 16 बिट का हो, चाहे 32 बिट का हो, ठीक है। इसको जनरली हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये कुछ नोटेशंस थी जो कि सिंटैक्स के तौर पे हम यूज करेंगे आगे। तो अगर कहीं सिर्फ मैंने ये लिखा हो ये R32, इसका मतलब है 32 बिट का रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन में यूज होगा, 16 बिट का यूज नहीं हो सकता। तो इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? ये स्लाइड छोड़ देते हैं, यहाँ से करते हैं मूव इंस्ट्रक्शन। और अब तो मूव इंस्ट्रक्शन ये आप पढ़ चुके हो लैब में।
शुरू के दिन ही आपने लैब में ही पढ़ी है। मूव, अच्छा मूव इंस्ट्रक्शन के जो अलाउड पैरामीटर्स हैं, यानी कि जो वो सारे ही हैं, यानी कि मूव कर सकते हो आप एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में वैल्यू। अब रजिस्टर ये सिर्फ ये लिखा है ना, इसका मतलब है, तो पिछली स्लाइड में देखो इसका मतलब क्या रजिस्टर का, इसका मतलब है रजिस्टर एनी जनरल, यानी कि 16 बिट का, 32 बिट का, 8 बिट का कोई भी रजिस्टर हो सकता है, ठीक है। तो मूव के साथ आप कोई सा भी रजिस्टर यूज कर सकते हो कितने भी बाइट पर। इस तरह से मूव को आप यहाँ पर रजिस्टर को यहाँ पर वेरिएबल है मेमोरी और यहाँ पर रजिस्टर है, तो कोई सा भी रजिस्टर किसी भी वेरिएबल के अंदर मूव हो सकता है, या कोई सा भी वेरिएबल किसी भी रजिस्टर के अंदर मूव हो सकता है, क्योंकि जाहिर है पहली वाली चीज डेस्टिनेशन होगी जो कि फॉरन मूव के बाद, कोई इंस्ट्रक्शन के बाद लिखी है। और ये जो इमीडिएट वैल्यू है, यानी क्योंकि नंबर है, ये किस में मूव हो सकता है, वेरिएबल में। और ये इमीडिएट वैल्यू जो है ये किस में मूव हो सकती है, रजिस्टर में। तो ये आप देखो, ये आपके अलाउड पैरामीटर्स हैं, यानी कि ये सिंटैक्स है। या आप इसके अंदर एक चीज नहीं है, वो बताया कौन सा नहीं है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन दिखा दिए, दो कॉम्बिनेशन नहीं दिखा है। तीन चीज ऑपरेंड तीन तरह के होते हैं ना, मैंने बताया था, रजिस्टर होता है, वेरिएबल होता है, या इमीडिएट वैल्यू होती है, तीन तरह के ऑपरेंड होते हैं। और उन तीन तरह के ऑपरेंड के अंदर यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन रह गए, बाकी सारे दिखा दिए, वो अलाउ नहीं है। तो बता सकता है कौन से? रजिस्टर से वेरिएबल में मूव कर, रजिस्टर से रजिस्टर में मूव कराओ अलाउ है, रजिस्टर से वेरिएबल में मूव कराओ अलाउ है, वेरिएबल से रजिस्टर में मूव कराओ अलाउ है, इंटीजर वैल्यू को वेरिएबल में मूव कराओ अलाउ है, इंटीजर वैल्यू को रजिस्टर में मूव कराओ अलाउ है। क्या रह गया? बता सकता है? हाँ ये बताया ये सही, वेरिएबल टू वेरिएबल अलाउ नहीं है, बिल्कुल ठीक बताया। तो मूव करा वेरिएबल टू वेरिएबल, ये नहीं कर सकते आप मूव ए कॉमा बी, ये अलाउ नहीं है। ये रीजन मैंने आपको बता दिया था पहले, कि एक वक्त में दो वेरिएबल यूज नहीं कर सकते असेंबली की किसी भी इंस्ट्रक्शन में। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जाहिर है जब ए फोकस में होगा बी फोकस से निकल जाएगा, रैम के अंदर ए रखा हुआ है, तो प्रोसेसर रैम में एक ही वेरिएबल को पढ़ सकता है, दो वेरिएबल को एक साथ नहीं पढ़ सकता। एड्रेस लाइन ऐसी एक वक्त में दो वेरिएबल को जो है ना वो अप्रोच नहीं कर सकती, एक वक्त में एक ही करेंगे। तो जब ए फोकस में होगा बी फोकस से निकल जाएगा, जब बी फोकस में होगा तो ए फोकस से निकल जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है नहीं चलेगी, ये अलाउ नहीं है, वेरिएबल टू वेरिएबल। एक और इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो आप बताओ कौन सा एक रह गया बस जो अलाउ नहीं है। ये बिल्कुल सही बताया अलीना ने, ये और ये जो है ना आपको किसी भी इंस्ट्रक्शन में अलाउ नहीं है, सिर्फ मूव में नहीं, असेंबली की किसी भी इंस्ट्रक्शन में वेरिएबल टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल जो है ना वो ऐसे मूव करा ही नहीं सकते, ऐड भी नहीं करा सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं करा सकते, मल्टीप्लाई भी नहीं करा सकते, कुछ नहीं हो सकता। एक रह गया स्विच, कौन सा पता है? वो है इमीजिएट टू वेरिएबल किसी भी इमीजिएट में कराना, या रजिस्टर किसी इमीजिएट में कराना। ऐसे नहीं कर सकते आप इसे, मूव 5 कोमा AX, ये कर सकते हो आप? ये नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि AX रजिस्टर है, 5 नंबर है, रजिस्टर नंबर में कैसे जाएगा? नंबर में तो कुछ जा ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये चीजें अलाउ नहीं है ये, और ये भी अलाउ नहीं है, दो वेरिएबल्स। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत अहम रखती है, खासतौर पे जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे या पेपर में। तो लोग इस तरह से, मैं देख रहा होता हूँ पेपर में और मैं नंबर मार्क्स इसमें काटता हूँ, लोग दो दो वेरिएबल एक ही इंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। वो फिर में उनके मार्क्स कट जाते हैं, ऐसा तो अलाउ ही नहीं करती असेंबली, तो आप क्यों लिख रहे हो ऐसे? अच्छा आगे चलते हैं, मेमोरी टू मेमोरी मूव इंस्ट्रक्शंस की आ रही है चीजें। और
A single move instruction cannot be used to move data directly from one memory location to another, ठीक है। इंस्टेड अब ये कह रहा है कि अगर एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में मूव कराना है, करवाना, अगर कभी कभी हमें चाहिए होता है ना भाई मूव ए कॉमा बी, तो ये डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता। आप लिखो मूव वेरिएबल वन, ये वेरिएबल वन है और ये वेरिएबल टू है, ठीक है। ये काम तो आपका नहीं हो सकता क्योंकि दोनों वेरिएबल्स हैं, तो डायरेक्ट तो नहीं हो सकता। मेमोरी टू मेमोरी मेमोरी मूव इंस्ट्रक्शन जो है वो अलाउ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट कैसे हो सकता है कि आप किसी भी जैसे हमने लिखा डॉट डेटा में गए, आपने एक वेरिएबल बना दिया VR1 के नाम से, एक वर्ड टाइप का वेरिएबल है, अनइनिशियलाइज्ड रन टाइम पे इसको असाइन करेंगे वैल्यू। एक वेरिएबल बनाया वेरिएबल टू के नाम से, वर्ड टाइप का ये है, ये भी अनइनिशियलाइज्ड रन टाइम पे इसकी इनिशियलाइजेशन करेंगे। डॉट कोड में गए, डॉट कोड में जाके लिखा आपने मूव एक्स कॉमा वेरिएबल वन। अब वेरिएबल वन को आप किस में मूव करा रहे हो, ए एक्स पे, रजिस्टर में। और फिर उस रजिस्टर के अंदर जो वेरिएबल वन की वैल्यू रखी हुई है वो कहाँ मूव करा रहे हो, वेरिएबल टू में। तो इस तरह एक्चुअली हुआ क्या, वेरिएबल वन की वैल्यू वेरिएबल टू में चली गई, लेकिन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, इसको इनडायरेक्ट करना पड़ेगा आपको। पहले वेरिएबल को रजिस्टर में मूव कराओ और फिर रजिस्टर को वेरिएबल में मूव कराओ, तो इनडायरेक्ट वे में काम हो जाएगा, डायरेक्ट ये काम नहीं हो सकता। क्लियर है? तो क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं इस स्लाइड में। लेस देन अ मिनट दिखा रहा है मुझे, दोबारा कनेक्ट करते हैं।